मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। आज एक नया एक्ट स्टार्ट करेंगे जिस एक्ट का नाम है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। 1961 का एक्ट है जो नाम से अपने आप में क्लियर हो रहा है कि एमपी मतलब खाली एमपी मध्य प्रदेश में ही ये एक्ट अप्लाई होता है, उसके अलावा किसी और स्टेट में ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो इस एक्ट को स्टार्ट करेंगे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। बेसिकली इसमें मे बी 5 या 6 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर के हिसाब से एक नई वीडियो होगी। हर चैप्टर में जितने सेक्शन कंटेन करता है वो चैप्टर उस सेक्शन को एक वीडियो में कवर करेगा। अगर 5 चैप्टर है तो इस एक्ट की पूरी 5 वीडियोज होंगी, और 6 चैप्टर है तो 6 वीडियोज होंगी। सबसे पहले इस एक्ट का मोटिव क्या है? एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का मोटिव क्या है कि एमपी में कोई भी पर्सन है जो किसी और स्टेट का है या कैसे भी है, वो अगर रेंट पे रहता है, कोई हाउस होल्ड पर्पज से रेंट लेता है, बिजनेस पर्पज से किसी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता है, तो उस जो रेंट लिया है उसने, टेनेंट ने, उसका रेंट कितना होगा, क्या क्या चीजें रेंट पे दी जा सकती हैं, कौन सी चीजों पे रेंट फिक्स कर रखा है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने, कितने टाइम तक हम रेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये पूरा कंसेप्ट बेसिकली जो रेंट का कंसेप्ट होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है, एक टेनेंट होता है। लैंडलॉर्ड अपने कोई भी एकोमोडेशन टेनेंट को किसी भी पर्पज से, चाहे वो हाउस होल्ड पर्पज मतलब रेजिडेंशियल पर्पज से हो, बिजनेस पर्पज से हो, फैक्ट्री पर्पज, किसी भी पर्पज से वो रेंट पे देता है। तो जो भी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, रेंट डिसाइड होगा पर एनम या पर मंथ कितना रेंट पे किया जाएगा, कितने टाइम के बाद रेंट इंक्रीज होगा, ये सब चीज जो है वो रेगुलेट होती है आपकी एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। एक बार फिर ये एक्ट खाली एमपी में अप्लाई होता है, जैसे नाम से ही अपने आप में क्लियर हो रहा है। तो इस एक्ट का पूरा नाम है एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961, 41 ऑफ 1961। मतलब 1961 ईयर में जितने भी एक्ट आए थे, तो इसका एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 का जो सीरियल नंबर था 41 नंबर पे था, 41 ऑफ 1961। इसको कंसेंट मिली थी आपकी 25 दिसंबर 1961 को, और फोर्स में आया था 30 दिसंबर 1961 को। सॉरी, कंसेंट मिली थी 25 दिसंबर 1961 में ही, और फोर्स में आ गया था 5 दिन बाद 30 दिसंबर 1961 में। इसलिए इसका नाम है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। अब मेन मोटिव क्या है इसका कि जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, तो मेन पर्पस इसका टेनेंट को बचाना है कि लैंडलॉर्ड कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो एक रेंट की का अमाउंट फिक्स किया गया रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने कि इतना ही रेंट आप ले सकते हो, तो उससे ज्यादा चार्ज ना करे। कुछ ज्यादा फैसिलिटी दे रहा तो उससे कुछ ज्यादा ही, जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा ना रेंट ले। तो एक चीज है जो एक्ट बनाया है, ये खाली मतलब टेनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो जिसमें आज चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देता है, सेक्शन 1, 2, 3, ये 3 सेक्शन कवर करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर इस एक्ट में भी 5 या 6 चैप्टर है, तो जितने चैप्टर होंगे उतनी वीडियोस बनेंगी। जैसे चैप्टर 2 जो रेंट के अकॉर्डिंग बताता है, उसमें सेक्शन 4 से लेके 11 तक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो चैप्टर 2 पे बनेगी, और पूरे सेक्शन 4 से लेके 11 तक उस वीडियो में कवर होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 का चैप्टर नंबर 11, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देता है, जो कंटेन करता है सेक्शन 1 से लेकर 3 तक। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ लिया था कि एमपी एक्ट का जो मेन मोटिव है वो क्या है। तो इसको टेनेंट को सेव करना इसका मेन मोटिव है। रेंट जो है वो स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए, इंक्रीज इन रेंट भी अलाउड होता है बट इन सर्टेन सिचुएशन। कहीं ना कहीं एमपी एक्ट का जो दूसरा मेन मोटिव है वो ये है कि अगर कोई, अब मैंने अपनी एकोमोडेशन जो थी वो रेंट पे तो दे दी, किसी पर्पज से भी, रेजिडेंशियल बिजनेस किसी पर्पज से भी रेंट पे तो दे दी, अब मेरे को वो जो एकोमोडेशन थी को मेरे को खुद अपने यूज में लेके आनी, मतलब रेंट खत्म करना है, जो टेनेंट है उसको वहां से निकालना है, तो क्या प्रोसेस होगा। तो इविक्शन के रिगार्डिंग भी जो भी प्रोसेस है वो भी एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 में बता रखा। एविक्शन जो है वो बोनाफाइडली इविक्शन होना चाहिए, तो वो भी इविक्शन के रिगार्डिंग भी
जो है एमपी एकोमोडेशन बता रखा है। रेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए भी एमपी एकोमोडेशन एक्ट में बता रखा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इस एक्ट का मेन मोटिव ये हो गया कि जब एक टेनेंट लैंडलॉर्ड से वो उसका एकोमोडेशन रेंट पे लेता है, उस दिन से जब तक उसको एविक्ट नहीं किया जाता टेनेंट को, उस दिन के बीच में जो जो ट्रांजैक्शन इनके बीच में होती है, रेंट इंक्रीज होता है, एडवांस पेमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है कोई एकोमोडेशन में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो सब चीज एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 से डील करता है। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देता है, जो कंटेन करता है सेक्शन 1 से लेकर 3 तक। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, 1 से लेकर 3 तक, जिसमें सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 हमें बताता शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। जनरली हर एक्ट का जो ये है सेक्शन 1 है, उसके बारे में ही बताता है, उसका नाम क्या है, कब फोर्स में आया था और किस चीज पे ये चीज अप्लाई होगी। तो ये जो एक्ट है हमने नाम बता दिया क्या था, एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961। एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 इसका नाम है। फोर्स में कब आया था, तो भाई 30 दिसंबर 1961 को फोर्स में आया था। ठीक है जी। अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, तो पूरे मध्य प्रदेश में अप्लाई होता है, लेकिन क्लॉज 3 सेक्शन 1 की क्लॉज 3 कहता है कि ये जो एक्ट है वो एनफोर्स होता है उन्हीं स्टेट पे जो शेड्यूल 1 में बता रखे हैं। इस एक्ट में एक शेड्यूल दे रखा है जिसमें हर जो एमपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबके नेम बता रखे हैं। तो सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि जो हमारा एमपी एकोमोडेशन एक्ट है इसका नाम क्या है, फोर्स में कब आया था, किस किस पे अप्लाई होता है, और जो एनफोर्स होता है वो खाली उन्हीं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे होता है एमपीज की जो हमारा शेड्यूल 1 में मेंशन। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 के रिगार्डिंग, जो हमें डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन क्लॉज बता रखा है सेक्शन 2 में। जो सबसे पहले डेफिनेशन बता रखी है वो एकोमोडेशन की बता रखी है कि एकोमोडेशन क्या होता है। एज पर सेक्शन 2A एकोमोडेशन क्या होता है, तो एकोमोडेशन सबसे सिंपल बात बताऊं तो कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो यूज होती है रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से, वो हमारा एकोमोडेशन होता है। कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच यूज फॉर रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल पर्पज दैट कम अंडर एम्बिट ऑफ एकोमोडेशन एज पर सेक्शन 2A। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम एकोमोडेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसी लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो रही है, तो वो भी हम एकोमोडेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लैंड है जिसके साथ हम अटैच गार्डन एरिया दे रहे हैं, गैराज दे रहे हैं, या कोई भी चीज अटैच में उस लैंड के अटैच में दे रहे हैं, उसके साथ में दे रहे हैं, वो भी हम एकोमोडेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी लैंड जिसमें हम फिटिंग प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स होती हैं, वाटर सप्लाई फिटिंग्स होती हैं, अगर हम किसी भी लैंड में, बिल्डिंग में, पार्ट ऑफ बिल्डिंग में कोई फिटिंग सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी हम एकोमोडेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। या कोई भी हम फर्नीचर देते हैं किसी बिल्डिंग में, कोई भी जैसे फर्निश्ड हाउस मिलते हैं, नॉन फर्निश्ड हाउस मिलते हैं, तो अगर फर्नीचर हम दे रहे हैं तो वो भी हम एकोमोडेशन में इंक्लूड कर सकते हैं एज पर सेक्शन 2A। ये हो गया हमारा एकोमोडेशन। सिंपल सी बात भाई, कोई भी ऐसी लैंड या पार्ट ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग जो हमारे रेजिडेंशियल पर्पज से यूज हो रही है या नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से यूज हो रही है, वो चीज एकोमोडेशन आती है। और 4 पॉइंट और थे उसके अलावा, वो नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, उसके साथ जो भी अटैच आइटम है वो, उसके बाद आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं कि कोई भी फिटिंग्स हम सप्लाई कर रहे हैं, और लास्ट फर्नीचर। ये हमारा सेक्शन 2A एकोमोडेशन हो गया। अब सेक्शन 2B, सेक्शन 2B हमारी बात करता है लैंड लॉर्ड कौन होता है। लैंड लॉर्ड कौन होता है, बेसिकली हमें इतना पता लग गया कि जो हमारा ये लोकल लॉ है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, वो 2 बंदों के आसपास घूम रहा है खाली। एक आपका क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड, एक टेनेंट, और इन दोनों को रेगुलेट कर रहा है हमारा एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961। तो अब ये जानना भी जरूरी है कि भाई लैंडलॉर्ड होता कौन है, तो सेक्शन 2B में बता रखा है लैंडलॉर्ड कौन होता है। तो लैंडलॉर्ड वो पर्सन होता है जो रेंट कलेक्ट करता है। जरूरी नहीं है वो ऑनर ही हो प्रॉपर्टी का, ऑनर होना भी जरूरी नहीं है। वो पर्सन जो रेंट कलेक्ट करता है
या उसके बिहाफ पे उसका एजेंट रेंट कलेक्ट करता है, या तो अपने अकाउंट में कर रहा है या डायरेक्ट ऑनर के अकाउंट में कर रहा है रेंट कलेक्ट, तो वो बंदा लैंडलॉर्ड होता है। 2A में हमें एकोमोडेशन पता लग गया। एकोमोडेशन क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब वो सब्जेक्ट मैटर जो हम रेंट पे देना चाहते हैं। ठीक है, 2A में क्लियर हो गया। 2B में कौन आएगा? लैंडलॉर्ड आएगा। लैंडलॉर्ड कौन है? वो पर्सन जो रेंट कलेक्ट करता है। ऑनर होना जरूरी नहीं है, बस रेंट कलेक्ट करता है, वो पर्सन हमारा लैंडलॉर्ड होता है, टेनेंट नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, ये 2B में पता लग गया। सेक्शन 2C हमें बताता है लॉफुल इंक्रीज। लॉफुल इंक्रीज ऑफ रेंट, कि जो भी हमने रेंट फिक्स कर रखा है अगर हम उसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो लॉफुली इंक्रीज होना चाहिए। अननेसेसरी किसी मतलब बोनाफाइडली इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम रेंट इंक्रीज कर रहे हैं, 1000-2000 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो उतनी फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करनी होगी। तो जो भी रेंट इंक्रीज होता है वो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज इंक्रीज नहीं हो सकता। सेक्शन 7 में बता रखा है स्टैंडर्ड रेंट, 8 में बता रखा है इंक्रीज ऑफ रेंट। तो सेक्शन 2C जो है वो 7 और 8 के साथ रीड करके आगे पढ़ेंगे। अब 2D बताता है लीज। लीज क्या होता है? पट्टे पे जो हम जमीन देते हैं वो लीज में आता है सेक्शन 2D में। 2E में आता है फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स कौन कौन होते हैं? अब मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को, अपनी एकोमोडेशन किसी को रेंट पे तो दे दी, वो 2 BHK था, 3 BHK था, बट उसके फैमिली मेंबर 15 लोग हैं। अब वो तो उसी 2 BHK 3 BHK में ही रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है जिसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसने मेरे से एग्रीमेंट किया, जो टेनेंट है खाली वही रह सकता है, तो फैमिली मेंबर्स भी रह सकते हैं। सेक्शन 2E में ये बता रखा है फैमिली मेंबर्स कौन होते हैं, कि फैमिली मेंबर्स हो गया मतलब मैंने जिसको आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरी प्रॉपर्टी एकोमोडेशन रेंट पे ले लो, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो आप नो मैटर मेल या फीमेल कोई भी हो, आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो आपके बच्चे, वो आपके पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल पेरेंट्स, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं फैमिली मेंबर्स में। सेक्शन 2E में 2F में बता रखा है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, जो इस सेक्शन में आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बता रखा है 2F में हमारा पता लगे रेंट कंट्रोल। सेक्शन 2G हमें रिपील्ड एक्ट के बारे में बताता है। रिपील्ड एक्ट की डेफिनेशन बताता है, जो हम सेक्शन 51 के साथ पढ़ेंगे। जो जैसे ही हमारा एमपी एकोमोडेशन एक्ट है 1961 का है, इससे पहले भी एक हम पे एक्ट था 1955 का। जब ये एक्ट आया तो इससे पुराना वाला एक्ट रिपील्ड हो गया था। इस सेक्शन को हम पढ़ेंगे, सेक्शन 2G को, रिपील्ड एक्ट को, सेक्शन 51 के साथ। अब उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं 2H। 2H हमारी किसकी बात करता है? 2H हमारी बात करता है स्टैंडर्ड रेंट की, कि एक फिक्स रेंट होना चाहिए। और रेंट फिक्स कौन करेगा? रेंट कंट्रोल अथॉरिटी फिक्स करती है, एज पर लोकेलिटी या किसी की चीज की, हर चीज देख के वो रेंट फिक्स करती है। तो स्टैंडर्ड रेंट हमें बता रखा है 2H में। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन आते हैं 2I। 2I में क्या है? टेनेंट। जैसे 2B में हमने लैंडलॉर्ड पढ़ा था कि वो पर्सन जो रेंट कलेक्ट करता है, ऐसे ही वो पर्सन जो रेंट पे करता है वो टेनेंट हो गया। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी? एकोमोडेशन, फिर लैंडलॉर्ड, फिर लॉफुल इंक्रीज, फिर आपका लीज, फिर फैमिली मेंबर्स 2E में थे, फिर H में आ गया आपका रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, फिर आपकी रिपील्ड एक्ट, फिर स्टैंडर्ड रेंट और फिर टेनेंट। ये हमारा हो गया डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन 3 की जो हमें बताता है कि एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 का जो एक्ट है ये कहां कहां अप्लाई नहीं होता, कहां कहां पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, वो सेक्शन 3 बताता है। तो सेक्शन 3 में सबसे पहला पॉइंट बता रखा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बता रखा है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी है, उनकी प्रॉपर्टी जो है उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये बता रखा है कि गवर्नमेंट जो है अपने नोटिफिकेशन में भी अपनी एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन बिल निकाल सकती है कि इन चीजों पे हमारा
रेंट जो एमपी का एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और नोटिफिकेशन में किस किस चीज को इंक्लूड करेगी, कोई भी रिलीजियस पर्पज से होगी कोई रेंट, चैरिटेबल पर्पज से हो गई, एजुकेशनल पर्पज से हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, इन चीजों को हमारा गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिस निकाल सकती है कि इन चीजों पे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 अप्लाई नहीं होगा। तो ये था चैप्टर 1 ऑफ एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961, जिसका नाम चैप्टर 1 जो है वो, जिसकी हेडिंग प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, जो 3 सेक्शन कंटेन करता था। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, नाम क्या है, क्लॉज 2 में अप्लाई कहाँ कहाँ होता है और एनफोर्स कहाँ होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन था, जिसमें हमने एकोमोडेशन, लैंडलॉर्ड, लॉफुल इंक्रीज, लीज, ईजमेंट, लॉफुल इंक्रीज के बाद हमने लीज पढ़ा था, लीज के बाद हमने फैमिली मेंबर्स पढ़े, फैमिली मेंबर्स का रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, फिर रिपील्ड एक्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है और टेनेंट कौन होता है, इन सब की डेफिनेशन सेक्शन 2 में कर ली। और लास्ट सेक्शन 3 में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि ये एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो 3 जगह अप्लाई नहीं होता जी। पहली पॉइंट, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पे अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी लोकल अथॉरिटी की है और वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से यूज हो रही है तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाल रखा है तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो 4 या 5 आइटम्स हैं, पॉइंट्स है, जिनका बता रखा है कि यहाँ ये चीज की गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकती है। चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस, एजुकेशनल, नर्सिंग होम, इन सब के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के मना कर सकती है कि एमपी एकोमोडेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं था। चैप्टर 1 ऑफ एमपी एकोमोडेशन एक्ट। अगली वीडियो चैप्टर 2 के रिगार्डिंग आएगी, जो जितने भी सेक्शन हो, बेसिकली सेक्शन 4 से लेके 11 तक है चैप्टर 2 में, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।